साल था 1971 जब ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की मांग पूरी जोरों से थी और पाकिस्तान बुरी तरह से सिविल वॉर में फंसा हुआ था। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के रिवोल्यूशनरीज के बीच टकराव पूरी चरम पर थी और इसी बीच बांग्लादेश अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर देता है। पर सवाल यह था कि आखिरकार इसमें भारत क्यों कूद पड़ा और जो बांग्लादेश जो कि यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था, जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ था, वो आखिरकार एक बांग्लादेश यानी कि एक नए देश की मांग क्यों कर रहा था। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में कॉलोनियल समय से पहले कई सारी किंगडम्स थी और उन किंगडम्स की भाषाएं, ट्रेडिशन और मान्यताएं अलग अलग थी। ठीक उसी तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी उनकी मान्यताएं, उनकी भाषाएं, उनकी ट्रेडिशन पूरी तरह से अलग थी। आज का बांग्लादेश और भारत का वेस्ट बंगाल पहले एक ही थे। इसमें ज्यादातर मुस्लिमों का ही राज रहा है 13वीं सेंचुरी से। धर्म से ज्यादा यहाँ के लोग खुद को बंगाली भाषा, उसकी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ मानते थे। अलग अलग कम्युनिटीज के होने के बाद भी यहाँ के लोगों में एक यूनिटी दिखती थी। ब्रिटिश राज के आने के बाद इनके बीच में धर्म को लेके, जाति को लेके मतभेद बढ़ने लगी और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर इनमें एक कॉमन चीज थी, वो थी बंगाली एथनिसिटी। 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल जाती है, पर उसकी कीमत भारत की बंटवारा जिसको धर्म के नाम पे किया जाता है। एक होता है पाकिस्तान जो कि खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित करता है, जबकि भारत खुद को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। बंगाल जो कि एक ही कल्चर को फॉलो करता है, अब उसके दो हिस्से होकर दो अलग अलग देशों में मिल जाते हैं। पहले तो बंगाल पार्टीशन को अपोज करता है, फिर बाद में मांग बढ़ने के कारण बंगाल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और उसका वेस्ट पोर्शन जो है वो भारत में मिल जाता है और ईस्ट जो है पाकिस्तान में मिल जाता है। भारत के बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस्लामिक देश होने के कारण उन्हें वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज जो है मुहैया होंगी। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच दो ही कम्युनिटी के बीच में मास माइग्रेशन देखने को मिलता है। हिंदूज जो होते हैं पाकिस्तान से भारत आते हैं और मुस्लिम्स भारत छोड़ के पाकिस्तान में जाते हैं। मास माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे जगहों में जो है दंगे शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे कई सारे बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं। करीब 14 लाख लोग यहाँ पे बेघर हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जैसे धज्जियां ही उड़ जाती है और लाखों लोग अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली जाती है। इस दौरान भारत का बंटवारा हो जाता है और एक बनता है भारत और दूसरा बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बनता है, एक होता है वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा होता है ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्सों के बीच में करीब दूरी 1600 किलोमीटर की होती है। ईस्ट पाकिस्तान में जो है बंगाली मुस्लिम्स की मेजोरिटी होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनियों की मेजोरिटी होती है। वैसे तो कहने को पाकिस्तान में एक बड़ी मेजोरिटी इन बंगाली मुस्लिमों की भी थी, पर यहाँ पर उनको हर चीज में साइडलाइन कर दिया जाता था। जैसे कि वहाँ के पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आर्मी में हो या भी कोई भी ऑफिशियल बड़ी पोजीशन पे हो, हर बार इंपॉर्टेंस वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिमों को ही दिया जाता था। खासकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिसीजंस होती हैं ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान में कंसंट्रेटेड होती हैं और यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की पीएम की कुर्सी लियाकत अली खान संभालते ही वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अपने पहले ही टर्न में लियाकत अली खान को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर होता है वो एक ही पोजीशन में कॉन्सेंट्रेट होती है और इसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है काफ़ी इनस्टेबल रहती है और ईस्ट पाकिस्तान को भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन करने का मौका भी सही से नहीं मिल पाता। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में एक नया रूल लागू करते हैं जिसमें उर्दू को पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। जिन्ना के इस फैसले को ईस्ट पाकिस्तान में काफी विरोध का सामना करना पड़ा,
क्योंकि उनके लिए ये एक एलाइड भाषा थी और ये सिर्फ हायर ऑफिशियल्स ही बोलते थे। पर वहाँ के बच्चा बच्चा जो है वो बंगाली भाषा बोलता था और इस वजह से लोग सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। 1952 आते आते ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहां पे सेक्शन 144 को इम्पोज करना पड़ता है, यानी कि एक जगह एक समय 3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इस कानून के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 21 फरवरी को सड़क पर उतर जाते हैं, जिससे पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज भी करती है और इनको अरेस्ट करती है। इससे स्टूडेंट्स की भीड़ जो है और भड़क जाती है और इस वजह से स्टूडेंट्स असेंबली के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पुलिस फायरिंग करती है और 5 स्टूडेंट्स की मौत भी हो जाती है। और इस दिन को आज भी बांग्लादेश में लैंग्वेज मार्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। 1956 को ये क्लासेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिरकार पाकिस्तानी सरकार को बंगाली लैंग्वेज को भी वही ऑफिशियल स्टेटस देना पड़ता है और इसको एक स्टेट लैंग्वेज का दर्जा भी देना पड़ता है। इसके बाद भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की नाराज़गी जो थी वो पाकिस्तान सरकार के ऊपर थी, क्योंकि सरकार बनाने का मौका कभी भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में नहीं गया था और पाकिस्तान सरकार की भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी ईस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर। मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब 1966 में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी कुछ डिमांड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखती है। इन डिमांड को देखते ही पाकिस्तान सरकार के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है जिसके जरिए ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की कोशिश में है। पाकिस्तानी सरकार इन डिमांड्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और इनको देश के खिलाफ बताती है, पर आवामी लीग पार्टी चुप नहीं बैठती है और वो अपना काम करती रहती है। 1968 में पाकिस्तानी सरकार आवामी लीग पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और उनके कई लीडर्स को पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट करती है। उस समय पाकिस्तान में जनरल आयूब खान की सरकार होती है और वो मुजीबुर रहमान के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो भारत के साथ मिलकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं, तो इन इल्जामों का कोई असर नहीं पड़ता है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को शेख मुजीबुर रहमान की अरेस्ट की बात पता चलती है तो सड़कों पे लोग उतर आते हैं और बहुत जगह पे प्रोटेस्ट जो है उग्र रूप ले लेता है और इसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार को मजबूरन 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है। इसके बाद भी वहां पे प्रोटेस्ट जो है काफी उग्र रूप ले लेती है और रुकने का नाम नहीं लेती। आखिरकार जनरल आयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है और वहां पे नया प्रेसिडेंट जो है वो याह्या खान बनते हैं और वो पहली बार 1970s में जनरल इलेक्शन करवाते हैं पाकिस्तान में। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. पाकिस्तान की सरकार को यह लगता था कि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी जो है भारी बहुमत से जीत जाएगी, पर ऐसा नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग पार्टी भारी बहुमत से जीत जाती है। पाकिस्तान की ज्यादातर सीट ईस्ट पाकिस्तान में थी, तो इस हिसाब से आवामी लीग पार्टी को यहाँ पे पाकिस्तान में सरकार बनाने की जो है अधिकार मिल जाती है। पर ये पीपुल्स पार्टी जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको रास नहीं आती और इसी वजह से यहाँ पे याह्या खान और पीपीई के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इसको असेंबली में कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 1 मार्च 1971 को जब याह्या खान असेंबली को कैंसिल कर देते हैं, डेमोक्रेसी की ऐसी धज्जियां उड़ने की खबर जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास पहुंचती है, वहां के लोग फिर से सड़क पर उतर जाते हैं और डेमोक्रेसी की ऐसी धज्जियां उड़ता देख वो भारी मात्रा में सड़कों में उतरकर एक नए देश की मांग रख देते हैं और इसी समय पहली बार बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आया था। शेख मुजीबुर रहमान और आवामी लीग पार्टी यहाँ पर जनता के साथ सड़कों पे उतर जाती है। इस समय सरकार ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बात सुनना बंद कर देती है। तब जाकर यहाँ पर प्रोटेस्टर ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं, जिसको बाद में मुक्ति बाहिनी का नाम दिया जाता है। मुक्ति बाहिनी का मकसद बांग्लादेश बनाना था। जैसे ही पाकिस्तान की सरकार को ये महसूस होता है कि ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, वैसे ही उन्होंने आर्मी की मदद से इन सारे रिवोल्ट्स को दबाने की कोशिश करते हैं।
1971 को एयर फ्लाइट्स के जरिए कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इनका काम मुक्ति बाहिनी से निपटना होता है। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच पीस के लिए एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम शांति बाहिनी रखा जाता है। पर ये ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार शुरू कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ कागज में ही रह जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार जब ये देखती है कि इन सारे प्रोटेस्ट को वो दबाने में नाकाम रहती है, तब पाकिस्तानी सरकार एक साजिश रचती है। इससे वार क्राइम की सारी हदें पार हो जाती हैं। आवामी लीग पार्टी का यह कहना था कि अगर पाकिस्तानी सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो वो शांति से रह सकते हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सरकार ऑपरेशन सर्चलाइट को शुरू करती है। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं और जो अलग देश बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ पे एक जेनोसाइड, एक पब्लिक मैसेकर्स को अंजाम देना था। 25 मार्च की रात बांग्लादेशी लोगों के लिए सबसे डरावनी रात आखिरकार साबित हुई। Troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. हजारों पाकिस्तानी सैनिक ढाका पहुंचते हैं। वहां के रेडियो और टेलीफोन सिग्नल सारे बंद कर दिए जाते हैं। कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जाता है और जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट वहां पे होते हैं सभी को डिपोर्ट कर दिया जाता है। पूरी तरह से ढाका को सील कर दिया जाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करती है। फिर बाद में बांग्ला बोलने वाले कई ईस्ट पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है और महिलाओं की आबरू को भी लूट ली जाती है। पाकिस्तानी आर्मी हर जगह पर बेगुनाहों के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी। इस जुल्म से बचने के लिए आखिरकार बांग्लादेशी भारत में आने लगे। लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज भारत में आने लगे और हाल ही में भारत आज़ाद हुआ था, इसीलिए भारत को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा इतने सारे लाखों में रिफ्यूजीज के लिए। लाखों के संख्या में रिफ्यूजीज भारत के अंदर आने के कारण भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाते हैं, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान में वायलेंस अपनी चरम पर था, पर पाकिस्तानी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय इस सच्चाई को दुनिया के सामने से छुपाने की कोशिश में थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म ढाने के साथ ही भारत के ऊपर भी अटैक करने का प्लान तैयार करके रखा हुआ होता है और उसी प्लान के तहत 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के 11 एयरफील्ड पर काफी भारी मात्रा में बमबारी करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के कई आर्मी बेसेस के ऊपर भी हमला किया गया और इसका जवाब देने के लिए भारत तुरंत ही तैयार हो जाता है और 4 दिसंबर को भारत वार डिक्लेयर कर देता है और फिर शुरू हो जाता है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। भारत नॉन अलाइंड रहने का फैसला कर लेता है, पर हमारे रिश्ते जो बहुत पहले से ही यूएसएसआर के साथ काफी अच्छे थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और चाइना भी यूएसएसआर के साथ ही थे। एशिया में छिड़े हुए कोल्ड वॉर के लिए पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट बन जाता था अमेरिका के लिए और इसीलिए अमेरिका चाहता था कि किसी भी तरह से वो पाकिस्तान की मदद करे। जनरल मानेकशॉ और जगजीत सिंह अरोरा की अगुवाई में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसती चली जाती है और इंडियन आर्मी को देख पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घबरा जाता है। इसके साथ ही अमेरिका भी घबरा जाता है कहीं भारत वेस्ट पाकिस्तान को ही कैप्चर ना कर ले। भारत के सभी दुश्मन देश अब मिलकर एक साथ भारत के खिलाफ आ चुके होते हैं और अमेरिका तभी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इस समय भारतीय एम्बेसडर एलके झा को बुलाकर अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। इस बात से ये तो साबित होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान का ही साथ देगा और उस तरफ भारतीय आर्मी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही होती है। इस तरफ रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा।
इस समय यूएन में चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हुआंग हो को अमेरिका मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि वो भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले। चाइना भी अमेरिका की इस चाल को भली भांति समझ जाता है और वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात तो करता है, पर भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने से पूरी तरह से मना कर देता है। इस बात से अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ जाता है और अपने नागरिकों को बचाने के बहाने वो अपने नेवी के टास्क फोर्स 74 को वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज देता है। ये अमेरिका का 7th फ्लीट यानी कि 7वां बेड़ा था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरी करके चलता था। इसके सामने हमारे आईएनएस विक्रांत शान से खड़ा था, पर एक्चुअल में आईएनएस विक्रांत के सामने ये बहुत बड़े और काफी पावरफुल थे। इस वार के 4 महीने पहले ही भारत ने रशिया के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी पर साइन की थी। इसमें यह लिखा था कि अगर कोई भी बाहरी ताकत भारत के ऊपर अटैक करता है तो भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी रशिया की होगी। सोवियत इंटेलिजेंस ने इस बात को पहले से ही पता कर ली थी कि ब्रिटिश और अमेरिका दोनों मिलकर भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरने की प्लानिंग कर रखी है। ब्रिटेन अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस ईगल के साथ हजारों टन के बम और डेस्ट्रॉयर को लेकर भारत को वेस्ट की साइड से घेरने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर अमेरिका अपनी 7th फ्लीट को लेकर भारत को बे ऑफ बंगाल में उलझाने की कोशिश में था। इसके बाद सोवियत गवर्नमेंट भारत की मदद के लिए तुरंत ही जुट जाती है। तभी भारतीय इंटेलिजेंस को यानी कि 10 दिसंबर को कुछ ऐसे मैसेजेस यूएस प्रेसिडेंट के मिलते हैं जिसमें लिखा होता है जब तक भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान से पूरी तरह से चली नहीं जाती तब तक यूएस ने भी जो है बे ऑफ बंगाल में आगे बढ़ती रहेगी। इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत मॉस्को से मदद मांगी। 13 दिसंबर को यूएसएसआर ने एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव की कमांड में एक 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के अंडर न्यूक्लियर आर्म फ्लोटिला यूएसएसआर ने 2 टास्क फोर्स भारत की सुरक्षा के लिए भेज दी। दरअसल यूएसएसआर अमेरिका को अपनी सेना का दम दिखाना चाहता था। उधर इंडो सोवियत ट्रीटी के तहत यूएसएसआर ने चाइना को भी भारत के खिलाफ बोलने से रोक के रखा था। इधर ब्रिटेन और अमेरिका ये चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग ना हो और उधर यूएसएसआर ये चाहता था कि ब्रिटेन और अमेरिका को भारत के कोस्टल एरिया से दूर रखा जाए। मॉस्को अपने वारशिप्स को ब्रिटेन और अमेरिका को भारत की कोस्टल एरिया से दूर रखने के लिए ऑर्डर दे देता है। अमेरिका को धोखा देने के लिए रशिया ने एक गजब की रणनीति को अपनाई। रशिया चाहता था कि जब अमेरिका के वारशिप्स पास आए तो रशिया अपने सारे सबमरीन को सी लेवल पे ले आए। उससे अमेरिका को कुछ ऐसा लगे कि वो चारों तरफ से रशिया की सबमरीन से घिरा हुआ है और ये सिर्फ दिखाने के लिए ही था। इसको देखकर अमेरिका को ये लगेगा कि इंडियन ओशन में जो है रशिया चारों तरफ अपनी सबमरीन्स और डेस्ट्रॉयर को लगा रखा है और अमेरिका धोखा खा जाए। इससे ये होगा कि अमेरिका इंडिया पर किसी भी तरह की अटैक ना कर सके। आखिरकार ये प्लान काम कर गया। यूएसएसआर की कमांडर ने एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका कैप्टन बात कर रहे थे। इसमें ब्रिटेन की कैप्टन जो है अमेरिका से ये कह रहे थे कि सर हमें यहाँ इंडियन ओशन में आने में काफ़ी देर हो गई है। यहाँ पर पहले से ही भारी मात्रा में यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन्स और डेस्ट्रॉयर को तैनात करके रखा हुआ है। और ये मैसेज मिलने के बाद फौरन ही यूएस नेवी इंडियन वाटर टेरिटरी से एंटर करने से पहले ही रुक जाती है और फौरन ही वो श्रीलंका के रास्ते वापस चली जाती है। ठीक उसी तरह ब्रिटिशर्स की भी नेवी शिप्स वो मेडागास्कर की तरफ रुक कर लेती है। इस तरह से यूएसएसआर ने भारत की आईएनएस विक्रांत का काम काफी आसान कर दिया। उस तरफ भारतीय सेना का भी पराक्रम काफी जोरों शोरों से था। भारतीय सेना ढाका को तीनों तरफ से घेर चुके होते हैं। उधर ढाका में गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। भारतीय सेना ढाका में गवर्नर हाउस तक पहुंच गई। हमले के डर से पाकिस्तानी आर्मी जनरल अब्दुल नियाजी ने भारत को एक युद्ध विराम का संदेश भिजवाया, लेकिन भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने यह कह के मना कर दिया कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, अब पाकिस्तान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। 16 दिसंबर 1971 को आखिरकार 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी जनरल ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। उधर इंदिरा गांधी ने भी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया था और इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध की जीत के बाद आखिरकार भारतीय सेना की सभी रणनीतियां सही साबित होती हैं और इस जीत के पीछे एक बड़ा हाथ यूएसएसआर का भी रहा।
और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी चैनल को काफ़ी मदद होती है। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। रहते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।